गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी मिश्रा। तो लेकर हाजिर हम एक बार फिर से आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसमें देश दुनिया की हर बड़ी खबर होगी। तो हर खबर को जानने के लिए अगले 1 घंटे तक आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि कोई भी खबर आपकी छूटने नहीं वाली और उसके बाद आपको दिखाएंगे फ्रेश एंड फास्ट। और फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में सबसे पहली खबर आपसे और हमसे सीधे तौर पर जुड़ी हुई है, क्योंकि श्वेता, सोने के दाम एक बार फिर से बढ़ गए और इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हुआ। 1,250,000 रुपए दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत हो गई है अब। तो देखिए, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि 1 लाख के पास सोने की कीमत पहुंच सकती है, वही हुआ भी है। तो सोने की खरीदारी करने वाले, क्योंकि देखिए शादियों का सीजन है और उसके बाद कुछ महीने में फिर से शादियों का मौसम आएगा, और ऐसे में जिन लोगों को गोल्ड की खरीदारी करनी है उनके लिए एक बड़ी खबर ये कि सोने के दाम में जबरदस्त उछाल आया है। और देखिए, एक साल में अगर देखा जाए तो 25% से ज्यादा जो उछाल है वो सराफा मार्केट में देखी गई है, सोने के दामों में देखी गई है, और अब 1 लाख के पार ये पहुंच गया। ऐसे में कितना महंगा हुआ है सोना, इसका इम्पैक्ट क्या कुछ पड़ेगा और ये क्यों हुआ है, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सोने की ये चमक, जेवरात की ये दमक, तेजी से घट रही जेब की खनक। ठीक सुन रहे हैं आप, और इसकी असल वजह है सोने पर छाई महंगाई, जिसने सराफा बाजार में हड़कंप मचा रखा है। जरा सोचिए, 1 तोला यानी सिर्फ 10 ग्राम सोने की कीमत अब 1 लाख के पार पहुंच चुकी है। महंगाई का आलम यह है कि आम लोग अब जेवर खरीदने में 100 दफा नहीं, लाख दफा सोचेंगे। तो बहुत महंगा हो गया है अभी, हम लोग को जैसे तो इम्पॉसिबल है लेने के लिए। इतना महंगा तो हम सोच भी नहीं सकते कि अभी अभी हम लेंगे। सेल नहीं है बिल्कुल ही। जब अभी ऑर्डर लेते हमको लॉस हो जाता है। आज ऑर्डर लेते हैं अपन तो 2 दिन में भाव इतना जंप मारता है कि लॉस ही है पूरी। बिजनेस है ही नहीं पूरा, 1% बिजनेस नहीं है अभी फिलहाल तो। बहुत हाई हो गया और मिडिल क्लास लोगों के लिए तो बहुत काफी हाई है। मिडिल क्लास पीपल कांट बाय गोल्ड दिस, मतलब गोल्ड में कोई इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते, अभी वो उनके पहुंच के बाहर ही हो गया। पिछले 1 साल में सोने की कीमत में 25% का इजाफा हुआ है। 22 अप्रैल 2024 को 10 ग्राम सोने की कीमत 74,750 रुपए थी, जो कि 1 जनवरी 2025 तक बढ़कर 78,890 रुपए तक पहुंच गई। 1 अप्रैल 2025 को 10 ग्राम सोने की कीमत 93,860 पर हो गई, और ये यहीं पर नहीं रुकी। 21 अप्रैल 2025 को सोने का दाम लाख के आंकड़े को पार कर गया। सोने के दाम में लगातार हो रही बढ़ोतरी का असर सराफा बाजार पर भी साफ नजर आ रहा है। दुकानदार बताते हैं कि मार्च और अप्रैल महीने में इन आभूषणों के खरीदी में 30 to 35% राइज होता है, लेकिन इस बार सीजन शुरू होने के बाद भी 10 से 15% ही ये परचेज बढ़ा है। कई परिवार अब भारी चूड़ियां और हार लेने के बजाय छोटे लॉकेट्स, छोटे झुमके या मिनिमलिस्ट डिजाइन चुन रहे हैं। इन दिनों अमेरिका और चीन के बीच चल रही टैरिफ की तनातनी ने पूरी दुनिया के बाजारों को हिलाकर रख दिया है। ऐसे माहौल में निवेशक सोने चांदी जैसे सेफ ऑप्शंस की तरफ रुख कर रहे हैं, और अगर ग्लोबल टेंशन ऐसे ही चलती रही तो आने वाले दिनों में सोने चांदी के दाम और चढ़ सकते हैं। और बात राजस्थान की करते हैं, जहां शेखावटी के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक ऐसी सौगात दी है जिससे पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शेखावटी को जो सौगात दी है, उससे न केवल आमजन लोग खुश नजर आ रहे हैं, बल्कि किसानों के चेहरों पर भी मुस्कान देखी जा रही है। ये महज एक तस्वीर नहीं, बल्कि उम्मीद है तपती गर्मी में प्यास बुझाने की। ये दावा है डबल इंजन की सरकार में वादा निभाने का। ये भरोसा है आमजन से लेकर किसानों तक पानी पहुंचाने का। दरअसल ये तस्वीरें राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित मलसीसर बांध की हैं, जहां पहुंचे सीएम भजनलाल ने ऐसा वादा किया जिससे पूरा इलाका गदगद हो गया। सीएम भजनलाल ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। विकास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा शेखावाटी का विकास होगा। शेखावाटी की जमीन को पानी मिलेगा और हमारा प्रदेश विकसित होगा, हमारा देश विकसित होगा। जल संकट पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार आते ही यमुना जल समझौते के MOU साइन किए गए, लेकिन हरियाणा में चुनावों की वजह से प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वोट आते हैं तो ये सफेदी डाल देते हैं, शिलान्यास कर देते हैं, उसके बाद कोई काम नहीं करते। ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है।
सीएम भजनलाल ने मलसीसर बांध का जायजा लिया और जल्द ही शेखावटी इलाके में यमुना नदी का जल पहुंचाने का भरोसा दिया, जो पानी की बढ़ती किल्लत के बीच बेहद राहत पहुंचाने वाला है। और अब बात करते हैं खबरों में पश्चिम बंगाल की, जहां पर हिंदुओं के ऊपर जो अटैक्स हुए हैं उससे जुड़े हुए नए अपडेट्स आए दिन सामने आ रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने एक और नया वीडियो एक्स प्लेटफॉर्म के जरिए पोस्ट किया है और इस वीडियो में आप देख पाएंगे कैसे हिंदू समुदाय के जो कुछ लोग हैं, एक दंपति खासतौर पर इस वीडियो में नजर आ रहा है जो कि खेतों में छिपा हुआ है और अपने ऊपर जिस तरह से हिंसा हुई, जो आपबीती हुई, उसकी कहानी बयां कर रहा है। वीडियो के लिए दावा किया जा रहा है ये दिनाजपुर का वीडियो है, जिसमें हिंदुओं के ऊपर कैसे हिंसा की गई और पश्चिम बंगाल में कैसे जो हिंदू हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, वो सुरक्षित नहीं है। साफ तौर पर ममता दीदी को एक्सपोज ये वीडियो कर रहा है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। তারাও বলে আমাদের ঘর দুয়ার লুটপাট করছে, আমাদের সোনা ছিল, টাকা ছিল, সব আমাদের লুটপাট করে নিছে। बंगाल में लगातार हिंदुओं के खिलाफ हिंसा जारी है और बीजेपी नेता इस मामले को लगातार उठा रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की तरफ से एक वीडियो ट्वीट किया गया। शुभेंदु अधिकारी का दावा है कि इस वीडियो में दिख रहे लोग मुस्लिम बहुल इलाके में रहते हैं और उनके घर पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया है, जिसके बाद उन्होंने खेत में छिपकर अपनी जान बचाई। হ্যালো বন্ধুরা, সবাইকে বলতেছি আজকে শাহজাহান তারপর আর কি শাহজাহান মাস্টার অদাদা মাস্টার সিদ্দিক মাস্টার, তারপরে হলে তার নাম হলো রশিদ, তারপরে হলে সাদ্দাম শাহজাহানের সম্বন্ধী, ওই শাহজাহানের একটা সম্বন্ধী, ওর নাম জানি না সঠিক। তাই বলতেছি ভাই, আমাদের আজকে বাড়ি ঘর ভাঙে কিচ্ছু রাখেনি। शुभेंदु अधिकारी का दावा है कि ये वीडियो दिनाजपुर के रायगंज शहर का है, जहां हिंदुओं को टारगेट करके हमले किए गए। इस वीडियो के साथ ही शुभेंदु अधिकारी ने अपने ट्वीट में लिखा, राज्य सरकार और उसका प्रशासन फिलहाल मूक दर्शक बना हुआ है। हिंदुओं की चीखें उनके कानों तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी और उसकी नेता ममता बनर्जी सत्ता के लालच में कट्टरपंथियों को खुश करने में व्यस्त हैं। बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर बीजेपी लगातार टीएमसी सरकार पर हमलावर है। वहीं टीएमसी इस मामले को लेकर अपना बचाव करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में ये सवाल है कि क्या इसका फायदा बीजेपी को 2026 में होने वाले बंगाल विधानसभा चुनावों में मिल पाएगा। और मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई, सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के बड़ी सुनवाई होने वाली है। याचिका विष्णु शंकर जैन की तरफ से लगाई गई है और इस याचिका में साफ तौर पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात विष्णु शंकर जैन के द्वारा कही गई और आज इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला सुना जाएगा। वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है और उसमें तमाम दलीलें जो उनकी याचिका है उनमें दी गई है कि कैसे हिंदू समुदाय के लोग हैं उन्हें चुन चुनकर टारगेट किया गया है हिंसा में। और देखिए, लगातार यही सवाल खड़ा किया जा रहा है कि आखिरकार पश्चिम बंगाल में जो भी कुछ हो रहा है, बहुसंख्यक जो समुदाय है, जो हिंदू लोग हैं, उसके ऊपर ममता दीदी क्यों चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसे में इसी वजह से राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए भी याचिका दायर की गई है। हिंसा के 3 रिटायर्ड जजों की निगरानी में जांच कराने की मांग भी इस याचिका में की गई है। साथ ही हिंसा में हिंदुओं के पलायन की जानकारी मुहैया कराने की अपील भी की गई है। से जुड़ी हुई अपडेट आपको बताते हैं। आज ममता बनर्जी मेदिनीपुर में जाने वाली है। एक तरफ जहां बीजेपी लगातार ममता बनर्जी के ऊपर हमलावर है, कई सारे सवाल करे, वहीं दूसरी तरफ मेदिनीपुर का आज ममता बनर्जी का दौरा। दरअसल ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद नहीं गई, उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब उनको मुर्शिदाबाद जाकर हिंसा पीड़ितों से मुलाकात करनी चाहिए थी, वहां की स्थिति देखनी चाहिए थी, लेकिन वहां नहीं जाकर वो मेदिनीपुर जा रही है और ऐसे में बीजेपी एक बार फिर से सवाल खड़े कर रही है उनके दौरे को लेकर। और एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद वहां के हिंदू लगातार प्रदेश की सीएम ममता बनर्जी से गुहार लगा रहे हैं। उन्हें मौके पर आकर उनका हाल देखने की अपील कर रहे हैं, लेकिन दीदी को हिंदुओं की गुहार सुनाई नहीं दे रही। यही वजह है कि हिंसा मुर्शिदाबाद में हुई, लेकिन आज ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद से 350 किलोमीटर दूर मेदिनीपुर का दौरा करने वाली है। यहाँ ममता बनर्जी सिक्योरिटी को रिव्यू करेंगी। इसके अलावा अधिकारियों के साथ ममता बैठक भी करने वाली है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता भी लगातार ममता बनर्जी से हिंसा प्रभावित इलाके में आने की मांग कर रहे हैं।
और पीड़ितों का दर्द सुनने की बात कह रहे हैं। चीफ मिनिस्टर है कि हिंदुओं के भी चीफ मिनिस्टर है, सबके चीफ मिनिस्टर है। तो हम हिंदू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में हैं, उनमें आत्मविश्वास नहीं है यहाँ पे रहने का। तो इन हिंदुओं से मिलना मुख्यमंत्री जी के लिए बहुत जरूरी था, चीफ मिनिस्टर के लिए बहुत जरूरी था। उनको आना चाहिए। शी शुड विजिट दिस प्लेसेस सो दैट द कॉन्फिडेंस कैन बी गेन्ड बाय द लोकल हिंदूज। बीजेपी का आरोप है कि बंगाल की हिंसा को सुनियोजित प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया। बीजेपी नेता इसको लेकर ममता सरकार पर हमलावर है। अभी देखना है कि आगे में क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ही एक भयानक स्थिति में पश्चिम बंगाल के सनातनी हिंदू है। आज ये कोई दंगा नहीं है, ये बहुत प्लान करके 3 महीना से प्लान करके वहाँ का जो टीएमसी के एमएलए 2-3 एमएलए, वहाँ का जो काउंसिलर और चेयरमैन, सब कोई मिलके ये काम करवाया है। और मुझे ये विश्वास है कि वो अकेले ये डिसीजन ले लिए, ये हो ही नहीं सकता है। इसमें ममता बनर्जी का पूरा सपोर्ट, पूरा हाथ है। बंगाल में हिंसा को करीब 10 से ज्यादा दिन हो गए, लेकिन अभी तक बंगाल की सीएम ने हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा नहीं किया, जिसके बाद ये सवाल है कि क्या मुर्शिदाबाद में अगर पीड़ित हिंदू समुदाय के नहीं होते तब भी क्या उनका ऐसा ही रवैया होता? क्या ममता खास वोट बैंक को खुश करने के लिए ऐसा करने से खुद को रोक रही है? और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, मुर्शिदाबाद हिंसा के जो आरोपी हैं वो भेष बदल करके ओडिशा के झारसुगुड़ा में छिपे हुए थे, मजदूर बनकर वहां रह रहे थे। और यहाँ से पुलिस ने, यानी कि ओडिशा के झारसुगुड़ा से पुलिस ने 12 आरोपियों को अरेस्ट किया है, जो कि भेष बदलकर मजदूरी का काम करने लगे थे हिंसा फैलाने के बाद में। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में हिंसा के बाद अरेस्ट हुए जिया उल हक के 2 बेटे भी शामिल हैं। बताया जा रहा है हिंसा करने के बाद से वो मजदूरी का काम करते ताकि कोई उन्हें पहचान न पाए। और इस पूरे मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में हिंसा के बाद अरेस्ट हुए जिया उल हक के 2 बेटे शामिल हैं। पुलिस ने ओडिशा के झारसुगुड़ा से कुल 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी यहाँ पर मजदूरों का भेष बनाकर छिपे हुए थे। तो सोचिए, मुर्शिदाबाद में हिंदू समुदाय के ऊपर हमले करने के बाद ये भाग गए थे वहां से और ओडिशा के झारसुगुड़ा पहुंच गए थे और वहां भेष बदलकर रह रहे थे। और अब बढ़ते खबरों में आगे बात करते हैं ताज नगरी आगरा की, क्योंकि आज का दिन श्वेता बेहद खास है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपने पूरे परिवार के साथ, पत्नी के साथ और 3 बच्चों के साथ में, जहां कल दिल्ली में घूमते हुए नजर आए थे, वहीं आज आगरा में ताजमहल विजिट वो करने वाले हैं। और योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रही, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा में ताजमहल देखने जाएंगे, क्योंकि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जब आगरा जाएंगे उनके साथ मुख्यमंत्री भी वहां पहुंचेंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिसमें सारी जानकारी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस अपने परिवार के साथ आगरा का ताजमहल देखने के लिए पहुंचेंगे। उनके साथ उनके बच्चे और उनकी पत्नी उषा भी मौजूद रहेंगी। इस दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के साथ मौजूद रहेंगे। जेडी वैंस के साथ उनकी पत्नी उषा, उनके 3 बच्चे इवान, विवेक, मिराबेल और अमेरिकी प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। वो आगरा में करीब 3 घंटे रहेंगे। इस दौरान ताजमहल पब्लिक के लिए बंद रहेगा। जेम्स डेविड वैंस के प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक उनके आगरा पहुंचने के बाद ताजमहल को आम लोगों की एंट्री के लिए बंद कर दिया जाएगा। इस दौरान सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। आगरा में अमेरिकी उपराष्ट्रपति के स्वागत के लिए भव्य तैयारियां भी की गई हैं। और इससे पहले देखिए, आज तो ताज नगरी जा रहे हैं, कल दिल्ली में भी पहुंचे थे उपराष्ट्रपति वेंस और उनका पूरा परिवार, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी बच्चों के साथ में प्यार करते हुए, जो कि हमेशा से ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, वैसे ही तस्वीरें जेडी वेंस के साथ में नजर आई। और अक्षरधाम में भी वो गए और वहां पर आशीर्वाद भगवान का लिया गया। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। ओडिशा और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, एसपी सांसद रामजीलाल सुमन का विवादित बयान। देखिए, अब पहले उन्होंने राणा सांगा को लेकर विवादित बयान दिया था, अब रेप पीड़िता को लेकर एक ऐसा ही बयान सामने आया उनका। तो देखिए, पहले राणा सांगा को लेकर बयान दिया, उसके बाद बौद्ध मठ और मंदिर को लेकर बयान दे दिया, और अब रेप पीड़िता को लेकर जो बयान दिया है, उन्होंने कहा कि दलित बच्ची से दुष्कर्म इतना बड़ा मामला नहीं है, इतना बड़ा मामला नहीं है कि अध्यक्ष यहाँ पर आए। यहाँ कल अखिलेश जी आपसे मिलने के लिए आए और आप एक संदेश की तरह आए हैं, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके इस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए या क्या कोई मदद करेंगे? क्या आप बच्चों जैसी बातें करते हैं? कल वहाँ हम मिलने आए थे, आज हम आए हैं, पार्टी के महामंत्री हैं,
हमारे पार्टी के सभी साथी हैं, इतना बड़ा मामला नहीं है। इस परिवार की जो मदद हमसे हो सकती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की आवश्यकता नहीं है, इस परिवार की जो मदद हो सकती है हम जरूर मदद करेंगे। खबर यूपी के संभल से आपको बताते हैं, जो कि लगातार चर्चाओं में बना हुआ है बीते साल से ही, जहां पर जितने भी अवैध अतिक्रमण है उसके खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। वहीं खुदाई में एक और प्राचीन कूप मिलने की जानकारी मिली है। और ये जो कूप मिला है लक्ष्मी नारायण मंदिर के ठीक सामने मिला है, जिसके बाद हिंदू समुदाय में उत्साह और खुशी की लहर है। यूपी के संभल में एक बार फिर से जय श्री राम के नारों की गूंज सुनाई दे रही है। यहाँ नगरपालिका की तरफ से बुलडोजर कार्रवाई के बाद एक प्राचीन कूप मिला है, जिसके बाद स्थानीय हिंदुओं में काफी उत्साह देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि खुदाई में मिला ये प्राचीन कूप यहाँ 1978 में हुए दंगों के बाद से बंद पड़ा था। ये लक्ष्मी नारायण मंदिर था हमारा, उसका एक कूप है लक्ष्मी नारायण कूप, जो पिछले कई वर्षों से बंद था और 78 के दंगों के बाद ये बंद हो गया। संभल के सराय तरीन घास मंडी इलाके में लक्ष्मी नारायण मंदिर है और उसी के सामने ये प्राचीन कुआं हुआ करता था। आप देख सकते हैं बहुत पुराना कूप है। हमारे यहाँ पूजा हुआ करती थी। हमारी जैसे बहू आती हैं उनकी पूजा होती है, हमारे यहाँ बच्चे होते हैं उनका पूजन यही होता था। कितने साल से बंद? ये करीबन 50 साल से बंद है। 78 के दंगों के बाद ये बंद हो गया और आज प्रशासन के सहयोग से, योगी जी के सहयोग से ये खुला। संभल में जैसे जैसे खुदाई हो रही है, जमीन के अंदर दफन किए जा चुके सनातनी सबूत बाहर निकल कर आ रहे हैं। अब वो बोले तो उसके ऊपर इतनी आसानी से आपको यकीन नहीं करना चाहिए। एक बाबर नाम का लड़का था जिसने एक युवती को अपना नाम बदलकर नाम बताया और उसके बाद उसको शादी का झांसा दिया गया। जब युवती को सारी बातें पता चली, सच्चाई उसके सामने आई, तो उसने पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जाँच तेज कर दी गई है। यूपी के मुजफ्फरनगर में युवती के साथ जबरन धर्म परिवर्तन और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। बाबर नाम के युवक ने खुद को सोनू बताकर युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसे ब्लैकमेल करने लगा। युवती ने अब पुलिस से शिकायत की है और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उसने रात में मेरे साथ में बुरा काम किया और उसकी वीडियो बनाई। फिर जब मुझे पता चला तो उसने बोला था मुझे कि अगर तुमने किसी को बताया तो ये वीडियो मैं नेट पे डाल दूंगा, और उसके जरिए मुझे बार बार जो भी वो बोलता था मुझे करना पड़ता था। युवती उत्तराखंड की रहने वाली है, जबकि युवक ने उसे झांसा देकर उसके साथ गलत काम किया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश जारी है। गोपाली देवबंद का रहने वाला एक युवक जिसका नाम बाबर है, उसने अपना नाम परिवर्तन करके उस महिला से नजदीकी की और उसके साथ रिलेशनशिप पाया और उसे कुछ दिन पहले मुजफ्फरनगर में लाकर उसके साथ गलत काम किया तथा उससे धर्म परिवर्तन कराया। युवती की मदद के लिए हिंदूवादी संगठन भी आगे आ गए हैं। अब देखना होगा कि पीड़िता को कब तक इंसाफ मिलता है, आरोपी कब तक सलाखों के पीछे पहुंचता है। लगता है मेरठ की बेवफाई वाली हवा अब देवरिया पहुंच गई है, क्योंकि देवरिया से ऐसी खबर सामने आई है जहां एक पत्नी अपने भांजे के इश्क में ऐसी उस पर सनक सवार हुई इश्क की कि उसने अपने पति की हत्या कर दी। दरअसल पति दुबई में रहता था, छुट्टी लेकर वापस पत्नी के पास आया था, लेकिन पत्नी रजिया की इश्क की राह में उसका पति नौशाद कैसे बाधा बन गया, कैसे उसकी जान लेने के ऊपर ये लोग उतारू हो गए, आपको डिटेल्स देते हैं। मेरठ में मुस्कान की बेवफाई की चर्चा अभी खत्म ही नहीं हुई थी कि देवरिया में भी कुछ ऐसा ही रूह कपा देने वाला हत्याकांड सामने आया है। यह एक महिला अपने भांजे की मोहब्बत में इस कदर पागल हो गई कि उसने अपने पति की हत्या की साजिश ही रच डाली। दोनों ने मिलकर नौशाद की हत्या कर दी। उसके बाद शव को ट्रॉली बैग में रखकर गांव से 70 किलोमीटर दूर गेहूं के खेत में फेंक दिया। ट्रॉली बैग जैसे ही खुला, उसमें शव देखकर लोगों के होश उड़ गए कि इनकी हत्या में ये खुद भी शामिल रही हैं और साथ में इनके पति का एक भांजा है रोमान और उसका मित्र हिमांशु, ये 3 लोग इस हत्या में शामिल रहे हैं। और ये हत्या शनिवार और रविवार के मध्य की रात्रि लगभग 2 बजे के आसपास की गई थी, प्री प्लान्ड वे में। देवरिया जिले के भटौली गांव का रहने वाला नौशाद दुबई में काम करता था और कुछ दिन पहले ही वो अपने गांव वापस आया था। गांव में उसकी पत्नी रजिया अपनी बेटी के साथ अकेली रहती थी। रजिया का भतीजे रुमान के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और नौशाद की वापसी अब इनकी मोहब्बत में रोड़ा बनने लगी थी, इसलिए दोनों ने मिलकर नौशाद की हत्या कर दी। 1 हफ्ते भी नहीं हुआ था अभी उनको आगे, फिर रिटर्न भी उनको जाना था। जब तक यही सब हत्या हो गया, उसका उनकी बीबी का अपने सगे भांजे से उसका अफेयर था और वो दोनों ने मिल करके मेरे भाई को हत्या किया है।
इस हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। रजिया तो सलाखों के पीछे पहुंच चुकी है, जबकि आरोपी रुमान की तलाश जारी है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उनकी मांग है कि दरिंदों को फांसी दी जाए। रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटनाओं ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि पति पत्नी का रिश्ता क्या इतना कमजोर होता जा रहा है। और बड़ी खबर का रुख करेंगे दिल्ली के जगतपुरी इलाके से, जहां पर धारदार हथियार के साथ में एक शख्स के ऊपर अटैक किया गया। और पार्क में साजू नाम का एक युवक, इसको गंभीर तौर पर पहले मारा गया, घायल हो गया, काफी खून इसके बॉडी से निकल चुका था। पूरे इलाके में इस हमले के बाद हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि युवक की मौत के बाद अब हत्यारे की तलाश में पुलिस लगी हुई है। तो ये सनसनीखेज हत्याकांड की खबर दिल्ली के जगतपुरी से सामने आई है, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची, पीड़ित को अस्पताल ले गई, जहां पर हॉस्पिटल के द्वारा इस व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया। तो गणेश पाल के बताया जा रहा है धारदार हथियार से इस युवक की जान ले ली गई। पुलिस ने क्या कुछ कहा इसको लेकर सुनवाते हैं आपको। 10:39 पर हमको रात में अभी कॉल मिला था पीएस जगतपुरी के अंदर। इसमें कॉल में यह था कि एक 20-22 साल का लड़का खून में लथपथ पड़ा हुआ। हमारी टीम आई इमीडिएटली और देखा, मौके पर पहुंची तो वहां पता चला कि एक 20-22 साल का लड़का है जिसका नाम साजन है, जो यहीं का रहने वाला है, इस जगह का जगतपुरी का रहने वाला है और ये वाल्मीकि बस्ती है उसका रहने वाला है। तो उसकी अभी हत्या कर दी गई है, तो पुलिस बाकी की जांच कर रही है। साक्षी जी, यहाँ पर डीजीपी मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। पत्नी को गिरफ्तार किया गया है और पत्नी से पूछताछ की जाएगी। और पत्नी से पूछताछ में बड़े खुलासे अब हो सकते हैं। बेंगलुरु में अपने ही घर पर पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या हो गई थी और अब पत्नी इसमें बड़ी बातें बताने के लिए उसे पकड़ा गया है। लेकिन क्या ये पूरा मामला है, दिखाते रिपोर्ट में। वही हुआ जिसकी आशंका जाहिर की जा रही थी। पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या के मामले में शक की सुई पत्नी पर जा अटक गई। यही वजह है कि पुलिस ने हाई प्रोफाइल मर्डर में पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि पूछताछ के बाद बड़ा खुलासा हो सकता है। इस मामले में मृतक आईपीएस अधिकारी ओम प्रकाश की बेटी से भी पूछताछ की जा रही है। दरअसल पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश के बेटे कार्तिकेश ने ही एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें उसने मां पल्लवी और बहन कृति को मानसिक तौर पर बीमार होने का आरोप लगाया और उन्हीं दोनों पर हत्या का शक जताया था। फिलहाल इस मामले में जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। बता दें कि कर्नाटक के पूर्व पुलिस महानिदेशक ओम प्रकाश की उनके ही घर पर चाकू घोंपकर निर्मम हत्या कर दी गई, जिसके बाद आसपास के इलाके में सनसनी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घर से मिले चाकू को जब्त कर लिया है और इस केस में आगे की जांच की जा रही है। पुलिस का दावा है कि वो इस मामले की गुत्थी को जल्द ही सुलझा लेंगे। अब खबर उत्तर प्रदेश न्यूज से बताते हैं। दिल्ली से एक खबर, जहां पर जेएनयू कैंपस में एबीवीपी के विंग के द्वारा एक बड़ी मशाल यात्रा निकाली गई। दरअसल चुनाव के स्थगित होने की वजह से एबीवीपी के जो छात्र हैं वो नाराज हैं। छात्र संघ चुनाव को पिछले दिनों में एबीवीपी और लेफ्ट विंग के छात्रों के बीच झड़प के बाद स्थगित कर दिया गया था। इसी को लेकर ये मशाल यात्रा निकाली गई है। अब ऐसे में क्यों ये मशाल यात्रा निकाली गई, क्या कुछ तस्वीरें थी, आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। छात्रों का सैलाब उमड़ा है, भगवा ध्वज लहराए जा रहे हैं, जमकर नारेबाजी हो रही है। ये तस्वीरें दिल्ली के जेएनयू की हैं, जहां एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने मशाल यात्रा निकाली, जिसमें भारी संख्या में छात्रों ने भाग लिया। ये मशाल यात्रा जेएनयू के गंगा ढाबा से चंद्रभागा छात्रावास तक निकाली गई। अब सवाल यह है कि आखिर जेएनयू में एबीवीपी ने मशाल यात्रा निकाली क्यों? तो इसका जवाब है जेएनयू छात्र संघ चुनाव पर लगा ग्रहण। बता दें कि जेएनयू छात्र संघ चुनाव अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। हालिया हिंसा के बाद इलेक्शन कमेटी ने ये फैसला लिया, जिसका एबीवीपी ने विरोध किया और गड़बड़ी के संबंध में जेएनयू चुनाव समिति को कानूनी नोटिस भेजा है।